इनकम फ्रॉम सैलरी में आज का अपना वीडियो है वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी। ये भी एक वो सुविधा है जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। इस सुविधा को सॉल्व करने से पहले भी हम चेक करेंगे कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी है या नहीं है। यदि विशिष्ट कर्मचारी है तो ये सुविधा कर योग्य होगी, तभी हमें इसे हल करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अदरवाइज़ हमें कार फैसिलिटी को सॉल्व नहीं करना है यदि वह विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो कार की सुविधा में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मूल्यांकन करना है, वो हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। थ्योरी पार्ट को अगले वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी प्रैक्टिकली अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसका पहला पॉइंट है, यदि कार नियोक्ता की है या उसे किराए पर लिया गया है। मतलब पहली सिचुएशन है कि जब कार आपका नियोक्ता ही आपको सुविधा ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा है, या तो उसकी खुद की हो सकती है या उसने किराए पर लेके आपको दी हो। इन दोनों ही स्थितियों के अंदर यदि कार केवल ऑफिस के लिए काम में आ रही है तो यह सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। ये कार नहीं, मैंने पहले भी कहा था आपको पिछली सुविधा में, मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी सुविधा यदि केवल ऑफिस पर्पज़ के लिए, केवल कार्यालय प्रयोग के लिए या केवल ऑफिस के वर्क के लिए दी गई है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होती है, उसकी सुविधा का मूल्य अपना शून्य होता है। दूसरी स्थिति, यदि यह पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए काम आती है, मतलब कार सिर्फ वो पर्सनल यूज़ के लिए ही काम में ले रहा है, उसका बिल्कुल भी ऑफिस के लिए काम में नहीं लेता है, तो फिर हम सुविधा का मूल्य निकालेंगे कि उस कार पे कितने खर्चे आपने किए, नियोक्ता ने कितने खर्चे किए हैं कार के चलाने के ऊपर, पेट्रोल डीजल के, उसकी मेंटेनेंस, सर्विस, रिपेयर्स के, ड्राइवर की सैलरी या इसके अलावा अन्य कोई भी खर्चा आपने किया है, वो सारा खर्चा हम जोड़ लेंगे कितना नियोक्ता ने किया है, प्लस कार की लागत का 10% यदि नियोक्ता ने अपने पास से दी है तो, और किराया यदि किराए पे लेके दी है तो, मतलब कार की लागत 10% उसको डेप्रिसिएशन मानते हुए इतना अपन पार्ट ऐड करेंगे। किराए पे लेके दी है तो कार का जो भी किराया वो चुका रहा है वो अपन ऐड कर देंगे। तो जितने भी खर्चे आपने किए हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, मेंटेनेंस पे, रिपेयर्स पे, ड्राइवर सैलरी पे, इसके अलावा कोई भी आपने खर्चा कार पे किया है वो तो करना ही करना है। प्लस यदि कार नियोक्ता की है तो लागत का 10% जोड़ देना है। यदि कार नियोक्ता ने किराए पे लेके दी है तो जो किराया चुका है वो हमको सुविधा के मूल्य में जोड़ के दिखाना है। तो दोनों चीज़ हमारी ये प्लस हो जाएंगी यदि कार केवल निजी प्रयोग के लिए काम में आती है तो। थर्ड सिचुएशन, जब कार दोनों में काम आ रही है, मतलब आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी काम में ले रहा है कर्मचारी, ऑफिस पर्पज़ के लिए भी काम में ले रहा है, तो फिर तरीका ये होगा कि सेम इस तरीके से हम जो भी खर्चा निकलेगा, ये जो हमारा खर्चा अपना निकला है, इस खर्चे में वो हिस्सा जो निजी प्रयोग से संबंधित है पूर्णतः कर योग्य होगा, और वो हिस्सा जो पूर्णतः ऑफिस से संबंधित है वो हमारा पूर्णतः कर मुक्त होगा। मतलब वही हम खर्चा निकालेंगे कितना खर्चा हमने टोटल किया है, उस खर्चे में से हम ये नोटिस करके रखेंगे या अलग से रख रखाव करके रखेंगे कितना खर्चा ऑफिस के काम में आ रहा है, कितना खर्चा निजी के काम में आया। तो निजी का जो हिस्सा होगा, जो निजी का हिस्सा होगा वो तो हमारा हो जाएगा कर योग्य, और जो ऑफिस का हिस्सा होगा उस खर्चे के अंदर वो हमारा हो जाएगा पूर्णतः कर मुक्त। लेकिन ये बहुत मुश्किल है निकालना कि आप जो भी खर्चा कार में कर रहे हैं उसमें कितना हिस्सा ऑफिस के काम में आ रहा है, कितना हिस्सा हमारा पर्सनल काम में आ रहा है, बहुत मुश्किल है निकालना। तो इस स्थिति में इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग ये टेबल दे रखी है कि यदि कार आपकी ऑफिस एज वेल एज पर्सनल दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है तो उस स्थिति में हम इस टेबल की हेल्प से निकालेंगे कि सुविधा का मूल्य क्या होगा। इस टेबल में दो स्थितियां कार की, पहली तो ये कि जब कार के सारे खर्चे नियोक्ता वहन करता हो, जब समस्त वह आपका नियोक्ता वहन करता हो तब आपकी रेट्स अलग हैं। यदि ऑफिस के खर्चे तो नियोक्ता वहन करता है और निजी खर्चे कर्मचारी वहन करता है तो फिर हमारी रेट्स इसमें अलग होंगी। तो पहली सिचुएशन, यदि सारी खर्चे नियोक्ता वहन करता है तो फिर हम देखेंगे कार की इंजन क्षमता। अच्छा, इंजन क्षमता में 3 लैंग्वेज हो सकती है। 1.6 लीटर इंजन क्षमता हो सकती है, हो सकता है लिखा हुआ है 16 हॉर्स पावर, हो सकता है लिखा है 1600 सीसी का इंजन है। तो तीनों ही आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 1.6 लीटर लिखा हुआ हो, चाहे 16 हॉर्स पावर लिखा हुआ हो, चाहे 1600 सीसी इंजन लिखा हो, तीनों की लगभग क्षमता समान ही होती है। तो कुछ भी लिखा हो मतलब उसका यही होगा। तो यदि कार की इंजन क्षमता 1.6 लीटर तक है तब तुम्हारा सुविधा का मूल्य हो जाएगा 1800 पर मंथ, 1800 पर मंथ। यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो फिर हमारा सुविधा का मूल्य हो जाएगा 2400 पर मंथ। यानी 1.6 लीटर तक है, सारे खर्चे नियोक्ता वहन करता है तो सुविधा का मूल्य हो जाएगा 1800 प्रति माह। 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो हमारा हो जाएगा 2400 प्रति माह। इन दोनों ही स्थितियों में यदि आपको कार के साथ ड्राइवर की सुविधा भी मिल रही है तो आपको ये नहीं देखना है कि ड्राइवर को आपने क्या पेमेंट किया है, चाहे कम पेमेंट किया हो चाहे ज़्यादा पेमेंट किया हो,
हमें एक फ़िक्स अमाउंट 900 पर मंथ इसमें जोड़ देना है। तो जैसे जो 1800 है उसमें जब हम 900 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2700, और यदि हम 2400 में जोड़ेंगे 900 तो ये हमारा हो जाएगा 3300। ये तो हमारा विद ड्राइवर है और ये हमारा विदाउट ड्राइवर है। सेकेंड सिचुएशन, यदि ऑफिस के खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है और निजी खर्चे कर्मचारी वहन करता है, मतलब आपको सिर्फ कार की कॉस्ट का, यार कार पे जो खर्चा हो रहा है आपका, उसकी ही हमको निकालनी है सुविधा का मूल्य। तो यहाँ पे फिर कार की इंजन क्षमता 1.6 लीटर तक है तो हम करेंगे 600 पर मंथ। 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो हम देखेंगे 900 पर मंथ। इसमें भी सेम सिचुएशन, यदि आपको साथ में ड्राइवर भी मिल रहा है तो ड्राइवर को आप कितना भी पेमेंट कर रहे हो वो इरिलेवेंट है, हमें यहाँ पे 900 पर मंथ फिक्स जोड़ देना है। तो यदि 1.6 लीटर तक है तो जो विद ड्राइवर हमारी फैसली हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1500, और 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो हमारी हो जाएगी 1800 पर मंथ। ये हो जाएगी विद ड्राइवर और ये रेट्स है हमारी विदाउट ड्राइवर। तो ये 4 रेट्स आपको याद करनी है। प्रश्न में जब भी ऐसा लिखा हुआ है कि कार ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज से काम में ली जाती है तो हम देखेंगे कौन सी सिचुएशन है, खर्चे कौन वहन कर रहा है उसकी वहनता देखेंगे, फिर कार की इंजन क्षमता कितनी है वो देखेंगे, ड्राइवर है या नहीं है वो देखेंगे। इसको देख के फिर हम निकालेंगे सुविधा का मूल्य। तो ये रेट्स आपको याद रखनी है, 1800, 2400, 600 और 900, और ड्राइवर के हमेशा 900 ऐड होंगे यदि ड्राइवर भी साथ में मिला हुआ है तो। अगली सिचुएशन, यदि कर्मचारी को एक से अधिक कार सुविधा के रूप में दी गई है तो कोई एक कार जिसको करदाता चाहे उसको तो हम मानेंगे ऑफिस एज वेल एज पर्सनल, यानी हम इस तरह की जो रेट्स हमने सीखी थी इस रेट्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो कार होंगी उसको हम पूर्णतः निजी प्रयोग की मानते हुए उनको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से जो हमने पहले निकाला था, यानी इस तरीके से सॉल्व करेंगे कितने खर्चे किए हैं प्लस कार की लागत का 10% या किराया जो भी सूचना हो। तो यदि एक से अधिक कारें हैं तो कोई एक कार जिसको नियोक्ता चाहे उसको हम मानेंगे ऑफिस एज वेल एज पर्सनल, यानी हमको रेट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है, और बाकी जो कारें हैं उसको मानेंगे टोटल पर्सनल जिसको हम सॉल्व करेंगे कितने खर्चे किए हैं वो खर्चे प्लस कार की लागत का 10%। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी कार आपकी पर्सनल है कौन सी बोथ के लिए है, तो वो हम वर्किंग नोट्स में कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे हम, इधर फर्स्ट आपकी बोथ के लिए है बाकी 2 पर्सनल के लिए है या सेकंड बोथ के लिए, तो ऑप्शंस निकाल के फिर हम सॉल्व करेंगे। जिस ऑप्शन से आपका सुविधा का मूल्य सबसे कम आ रहा होगा उसको हम मेन क्वेश्चन के अंदर शामिल करेंगे, ताकि इनकम हमारी कम होगी तो टैक्स भी हमें कम देना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, यदि आपको कार एक से अधिक सुविधा के रूप में मिली हुई है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी बोथ पर्पज़ के लिए है कौन सी पर्सनल के लिए है, तो हम एक कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट्स के अंदर जिसमें अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें पहला होगा बोथ के लिए, फिर दूसरा होगा बोथ के लिए, तीसरा होगा बोथ के लिए, बाकी कार होंगी पर्सनल यूज़ के लिए। टोटल वैल्यू निकाल के हम देखेंगे कि किस विकल्प से हमारी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। जिस विकल्प से हमारी वैल्यू सबसे कम आ रही होगी उसी को हम मेन क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है, यदि कार कर्मचारी की है। ये सब तो हमने क्या देखा था कि कार नियोक्ता की है और आपको दे रखी सुविधा के रूप में। सेकेंड सिचुएशन, यदि कार कर्मचारी की है और चलाने और खर्चे के वह आपके नियोक्ता वहन करता है, तो फिर क्या करना है हमें इस स्थिति में। यदि कार केवल ऑफिस पर्पज़ के लिए है तो जो मैंने पहले बताया था ये क्या हो जाएगा, मूल्य हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि सुविधा हमारी पूर्णतः कर मुक्त है। यदि कार पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए है तो चूंकि सुविधा नहीं है, कार कर्मचारी की ही है, खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, इस स्थिति में यदि कार केवल निजी प्रयोग के काम में आती है तो मान के चलेंगे कि ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान है। चुकाना था कर्मचारी को खर्चे पर चुका दिए नियोक्ता ने। चूंकि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान है तो फिर ये सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होगा और जितना खर्चा उसने पे किया होगा उतना सुविधा का मूल्य हो जाएगा। पर ऐसी कार यदि ऑफिस एज वेल एज पर्सनल दोनों के काम में आ रही है तो फिर हम वही टेबल काम में लेंगे। टेबल मतलब जितना भी खर्चा नियोक्ता ने किया होगा उसमें से निम्न राशियों को हम घटा देंगे, इसको अपन लेस कर देंगे, शेष राशि जो बचेगी सुविधा का मूल्य हो जाएगी। तो नियोक्ता ने जो खर्चे किए उसमें क्या लेस करेंगे, यदि कार 1.6 लीटर तक है तो वही हमारी 1800 और 2700, मतलब ये अपनी विदाउट ड्राइवर है और ये अपनी विद ड्राइवर है। 1.6 से ज़्यादा है तो 2400 और 3300, इसको हम व्यय किए गए खर्चों में से घटा देंगे, शेष राशि जो बचेगी वो हमारा सुविधा का मूल्य हो जाएगी।
नेक्स्ट सिचुएशन, कार्यालय उपयोग के वह 1800, 2400 या 2700, 3300 से ज़्यादा है, मतलब आपको लगता है खर्चे हमारे इससे भी ज़्यादा हैं जितने हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक्चुअल खर्चे अभी ज़्यादा हैं, तो फिर उसको वो क्लेम कर सकता है। उस सिचुएशन के अंदर जो भी होगा उसके सारे खर्चे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उसको चेक कराना होगा, और सब चीज़ इम्प्रूव कर देते हैं तो फिर जो खर्चा एक्चुअल में किया गया होगा उसको हम घटा देंगे, शेष राशि बचेगी उस सुविधा का मूल्य हो जाएगी। यानी ये सिचुएशन कब अप्लाई करेंगे, अब ये मान के चल रहे हैं कि नियोक्ता ने जितना खर्चा किया वो राशि उसमें से जितना इतना खर्चा हो गया होगा एक्चुअल में घटा के शेष राशि जो बचेगी सुविधा का मूल्य होगा। पर यदि आपको लगता है कि नहीं एक्चुअल खर्चे हमारे जो ऑफिस से संबंधित जो खर्चे हैं वो 1800, 2400 या 3300, 2700 जो भी सिचुएशन है उससे भी ज़्यादा खर्चे ऑफिस से संबंधित हैं, तो फिर नियोक्ता की गई राशि में से एक्चुअल जो खर्चे नियोक्ता किए गए ऑफिस से संबंधित उसको घटाएंगे, बशर्ते इनका संपूर्ण ब्यौरा हो, तरीके से रखा गया हो, सभी व्यक्ति संतुष्ट हो, तभी एक्चुअल राशि को हम घटा के शेष राशि सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। एक पॉइंट ध्यान रखना है अपने को, यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो तो हम मान के चलेंगे कि ड्राइवर की सुविधा नहीं मिली हुई है, यानी विदाउट ड्राइवर आपको सॉल्व करना है। कार की सुविधा हमेशा पूरे महीने के लिए दी जाएगी। घर की कार्यालय में कार्यालय से घर जाने के लिए सुविधा यदि है तो ये पूर्णतः कर मुक्त होगी, फिर इसमें आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यदि कर्मचारी कार के अलावा अन्य कोई वाहन है कर्मचारी का जिसके वह नियोक्ता वहन करता है तो फिर हम क्या करेंगे, केवल ऑफिस के लिए है तो पूर्णतः कर मुक्त होगी, केवल निजी प्रयोग के लिए है तो जो भी आपने राशि वहन की होगी नियोक्ता ने वो आपका सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा। यदि वाहन ऑफिस और निजी दोनों प्रयोग में होती है तो नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि में से 900 रुपये पर मंथ या एक्चुअल खर्चा जो भी सिचुएशन हो उसको हम घटा देंगे, शेष राशि जो बचेगी सुविधा का मूल्य हो जाएगी। कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें हमारी कार की सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होती है। कब कब, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यदि कार की सुविधा है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होगी, उसकी गणना हमें नहीं करनी है। कर्मचारी विशिष्ट नहीं हैं तो भी कार की सुविधा कर मुक्त होगी, हमें उसकी गणना नहीं करनी है। यदि कार की सुविधा सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए मिली हुई है तो भी ये सुविधा कर मुक्त है, इसकी गणना फिर हमने को नहीं करनी है। उपरोक्त सभी सुविधाओं के मूल्य में यदि प्रश्न दे रखे कि कोई राशि आपका नियोक्ता वसूल कर रहा है तो वसूल की गई राशि को फाइनल जो आपने वैल्यू निकाली होगी उसमें से अपन घटा कर दिखा देंगे। तो ये हमारे नियम हैं कार की सुविधा के मूल्यांकन के। इस नोट्स को आप पढ़िए, समझिए और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना ही।